सुनिए, हम लोग आज पढ़ेंगे आगे जो कल पढ़े थे उससे आगे। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो उसमें मतलब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें 395 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 395 आर्टिकल, 22 पार्ट मतलब 22 भाग और 8 शेड्यूल था। 8 शेड्यूल मतलब 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा डिलीट किया गया, आर्टिकल भी डिलीट किया गया और डिलीट लगभग 20 आर्टिकल डिलीट कर दिया गया। इसका पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया और ढेर सारा आर्टिकल ऐड किया गया। जब संविधान हमारा इनॉग्रेट हुआ उस समय से लेकर आज तक बहुत सारे इसमें आर्टिकल डिलीट किया गया और जैसे ये इतना आर्टिकल डिलीट कर दिया गया। पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 ये डिलीट कर दिया गया। इसमें ढेर सारा आर्टिकल डाला गया, लगभग 95 आर्टिकल लगभग ऐड किया गया, ठीक है। तो अभी जो है इसमें लगभग 470 आर्टिकल हो गया, लगभग ये बता रहे हैं। ये जो है ना, कल क्या हुआ है वो हमको नहीं पता है। तो लगभग 470 आर्टिकल इसमें हो गया अभी लगभग, और अभी 25 पार्ट हो गया। कितना पार्ट? कुल भाग हो गया 25। इसमें 12 शेड्यूल है अभी। कितना? 12 अनुसूची। अभी 12 अनुसूची है। अब इसमें ऐड कौन कौन सा पार्ट किया गया? देखिए, पार्ट 4A ये आगे पढ़ाएंगे, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A। 14A ये सारा जो है ये ऐड किया गया बाद में। बात समझ में आई? तो अभी इस कारण से 25 भाग हो गया, 12 शेड्यूल है और मोर और लेस लगभग 470 आर्टिकल। तो अभी जो है ना, हम लोग ये जानेंगे कि कुछ पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सोर्सेस से हम लोग संविधान का विभिन्न भाग को अपनाए, कहां कहां से, ठीक है। बात समझे जी? हमारा संविधान आगे बताएंगे, फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान बहुत लेंदी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत लेंदी, मतलब बहुत लंबा है। लंबा होने की वजह क्या हुई ना, कि एक तो हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है, नहीं, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, हजारों लैंग्वेज, नहीं, कितना तरह का एथनिक ग्रुप, ट्राइबल कम्युनिटी, ढेर सारा रिलीजन, माइनॉरिटी। बात समझे? ढेर सारा वीकर सेक्शन जो सदियों से मतलब सप्रेस्ड था, तो उन सब के लिए अलग अलग तरह का प्रोविजन डालना था संविधान में। और जो दुनिया में इस समय जो भी ऑलरेडी संविधान बना था डिफरेंट कंट्रीज में, तो उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको हम लोग ऐड कर ली इसमें। तो इस कारण से संविधान हमारा बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा चौड़ा। तो हम लोग बहुत सारी चीजें इधर उधर से लिए। तो हम लोग कहां से क्या क्या लिए, मतलब सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या है, कहां कहां से क्या क्या चीजें ली गई है, तो वो हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग का जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है, ये ब्रिटेन
के संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तो हम लोग, और ब्रिटेन का अभी भी कोई लिखित संविधान नहीं है, मतलब ब्रिटेन में कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है जी। तो ब्रिटेन में चूंकि लिखा हुआ संविधान नहीं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए, ठीक है। तो ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं ये आपको बता रहे हैं। पहली चीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी में आप इसको जानेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब संसदीय प्रणाली। ये हम लोग कहां से लिए, ये ब्रिटेन से लिए। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग द्विसदनात्मक संसद, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या क्या बताए, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। ये याद रखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बेसिक विशेषता है रूल ऑफ लॉ, बात समझे। उसके अतिरिक्त और क्या क्या कहां कहां से लिया गया, इसको थोड़ा हम और बता दे रहे हैं। मतलब ब्रिटेन में से और क्या क्या लिए, तो सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहां एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब हम लोग किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, अगर हमसे पूछा जाए कि आप किस देश कहाँ के नागरिक हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे नहीं कहेंगे। तो आप कहेंगे कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब हुआ संसदीय विशेषाधिकार। ये भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है जी। तो ये सब हम आपको बताया कि ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए। अब बहुत सारी चीजें हम लोग लिए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब अमेरिका के संविधान से। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए हैं, ये हम खाली लिख रहे हैं कि यूएसए, इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए का संविधान हम लिख रहे हैं। ये यूएसए लिखने का क्या मतलब हुआ कि यूएसए का संविधान से हम लोग क्या क्या लिए है। तो पहला जी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में इसको कहेंगे मौलिक अधिकार। ये कहां से हम लोग लिए हैं, देखिए आपको बता दें कि अमेरिका में जो संविधान बना वो दुनिया का पहला लिखित संविधान था, ठीक है। और पहली बार अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट, नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया, ठीक है। तो जिस देश में भी फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका से लिया गया है। तो भारत में भी जो फंडामेंटल राइट है कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उसका इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हिंदी में इसको कहेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हिंदी में इसको कहेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने का जो सिस्टम है भारत में, तो हम लोग कहां से लिए, अमेरिका से। उसके अतिरिक्त अमेरिका से हम लोग और क्या लिए, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। हिंदी में हुआ कि उपराष्ट्रपति का पद, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में इसको कहेंगे न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार। इस सबको हम लोग आगे
समझेंगे कि सब क्या है। अभी आप केवल देखिए कि जुडिशियल रिव्यू जो पावर है इसको कहां से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए और कुछ कुछ चीजें ली गई है अलग अलग जगहों से। आपको बता दें हमारा जो संविधान है उसका जो स्केलेटन है, स्केलेटन समझ गए ना, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, स्केलेटन को मतलब बुनियादी संरचना जो है वो बेस्ड है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हम लोग कहते हैं भारत सरकार का अधिनियम 1935। तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो था, बेसिक जो हमारा स्केलेटन टाइप, मतलब स्केलेटन मतलब ढांचा, ढांचे हुआ, ये अब सही शब्द आया। तो जो बुनियादी ढांचा हमारे संविधान का है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार का अधिनियम 1935। अब इससे क्या क्या लिया गया, तो पहला तो फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब संघात्मक संरचना, ये कहां से लिया गया, ये लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसका पोस्ट ऑफ गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर ये कहां से लिया गया, ये भी लिया गया, मतलब राज्यपाल का पद। उसका जुडिशियरी, इसी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई थी, मतलब इसी के आधार पर भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। उसका पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग, इसके बारे में जो प्रावधान है वो इसी से लिया गया, बात समझ गए। और इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकालीन प्रावधान, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सारा चीज कहां से लिया गया, ये लिया गया जी भारत सरकार का अधिनियम 1935। क्लियर। संघात्मक ढांचा, गवर्नर का पद, सुप्रीम कोर्ट, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ठीक। अब जो है इसमें हमारा दो चीज हम लोग लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। दो चीज हम लोग कहां से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिए। क्या क्या, तो पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, को शॉर्ट में याद रखेंगे हमेशा डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या चीज हुई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बात समझे, राष्ट्रपति के क्या बोली, निर्वाचन का तरीका, ये कहां से लिया गया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है जी। हो गया बेटा, दें देखिए अब क्या है ना कि हम लोग पहले, अभी जिसको आप लोग रूस कहते हैं, उसके पहले वो हुआ करता था यूएसएसआर, मतलब यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, समझे, यूएसएसआर। तो अब यूएसएसआर खत्म हो गया और इसका सक्सीडिंग या सक्सेशन स्टेट जो है वो है अभी रूस। तो आपको परीक्षा में अगर आएगा तो रूस, अगर ऑप्शन में रहेगा तो रूस नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यूएसएसआर, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको सोवियत संघ, ठीक। यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोशल
सॉरी सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है जी। तो यहां से क्या क्या लिए हम लोग, पहला तो फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी हिंदी में आप लिखेंगे इसको मौलिक कर्तव्य। और यहां से हम लोग लिए हैं आइडियल्स ऑफ जस्टिस। क्या क्या, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हिंदी में इसको कहेंगे न्याय के आदर्श। कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमारे डीपीएसपी में है, उसको हम लोग लिए हैं सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है। अब कुछ और चीजें हम लोग कुछ कुछ जगह से लिए हैं, जैसे जो हमारे प्रियम्बल में जी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये चीज हम लोग लिए हैं, मतलब आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब इन आदर्शों को जो लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये तीन चीजें हम लोग लिए हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये तीन चीज हम लोग लिए हैं। कहां से, ये हम लोग फ्रेंच कंस्टिट्यूशन से लिए हम लोग, ठीक है। कहां से, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अब जो होता है वही है, फ्रेटर्निटी है इसका मतलब, बंधुता, बंधुत्व, तो जो भी हो गया जी, क्लियर। अब कुछ हम लोग लिए कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा के संविधान से क्या लिए हम लोग, तो पहला तो रेसिडुअरी पावर, ये बताते हैं क्या होता है रेसिडुअरी पावर, हिंदी में इसको कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां। क्या चीज कहेंगे, अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि संविधान में तीन सूची है, तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर है, कैसे कैसे किसको क्या जाएगा, कौन सा चीज पर कौन लेजिस्लेशन करेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि तीन सूची है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के संसद को है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। और जो स्टेट लिस्ट में है नॉर्मली, उसमें जितने विषय हैं, मतलब राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को नॉर्मली, ये हम बार बार नॉर्मली को एम्फसाइज कर रहे हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है मतलब समवर्ती सूची, इसमें जितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को भी है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को भी है और पार्लियामेंट को भी है। अब इन तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो वो शक्तियां दी गई है हमारे यहाँ पार्लियामेंट को। तो ये कहां से लिया गया है, कनाडा से, भाई समझे जी। दूसरा चीज कनाडा से क्या लिया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। तो ये जो है सिस्टम, ये दिया किससे लिया गया, ये लिया गया कनाडा के संविधान से, बात समझे।
ठीक है जी, बेटा दे। हो गया जी। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से भी हम लोग पूछ लिए है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है जी, तो हम लोग लिए हैं कंकरेंट लिस्ट। इससे क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट। हिंदी में इसको कहेंगे समवर्ती सूची। क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। नहीं, इसके अतिरिक्त हम लोग का जो संविधान में संशोधन का तरीका है, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग लिए हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किससे लिए हैं, संविधान में संशोधन का तरीका कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर जी। तो हम आपको ये बताने की कोशिश की कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई है। ज्यादातर चीज हम बता ही दिए, ठीक है। अभी हम लोग अब आगे थोड़ा सा क्या करेंगे ना, कि हम लोग पहले सारे शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजन है। और समझे, तो क्या बोल रहे थे जी अभी, सुनिए एक चीज और बता दें कि एक चीज छूट गया है, समझे, कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, समझे, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं। इससे हम लोग बेसिकली लिए हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन का दो सोर्स हुआ, हाँ, क्या क्या, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो दो जगह से लिया गया है, एक भारत सरकार का अधिनियम 1935 और दूसरा क्या होता है, जर्मनी का संविधान। अब सुनिए, हम लोग अलग अलग शेड्यूल, हम लोग 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में, तो अलग अलग शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, इसमें क्या क्या प्रोविजन है। इसमें यूनियन मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में प्रोविजन है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान। प्रावधान से मतलब है किस राज्य का टेरिटरी कितना दूर तक है, वगैरह वगैरह, समझे। तो इसमें क्या क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान। अब सेकेंड शेड्यूल जो है, इसमें जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे यहाँ, संवैधानिक पद, समझे, उससे रिलेटेड सैलरी, समझे, उससे रिलेटेड उसका अलाउंसेस, हाँ, ये सारा चीज, उसका प्रिविलेजेस, बात समझे। किसके बारे में, जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वगैरह वगैरह, उससे संबंधित उसका सैलरी, अलाउंसेस, समझे, मतलब सैलरी, अलाउंसेस और उसका प्रिविलेजेस वगैरह इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेकेंड शेड्यूल हो गया। अब थर्ड शेड्यूल देखिए। थर्ड शेड्यूल में कौन किसको ओथ दिलाएगा, मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओथ, शपथ दिलाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या है, शपथ दिलाने की प्रक्रिया, ओथ टेकिंग प्रोसेस, ठीक है जी। अब फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल मतलब चौथी अनुसूची। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, शेड्यूल मतलब अनुसूची। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि राज्यसभा में किस राज्यों को कितना सीट अलॉट होगा, समझे, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू डिफरेंट स्टेट्स, मतलब विभिन्न राज्यों का
राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये किसमें है, चौथी अनुसूची में। अब देखिए जी फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, पांचवी अनुसूची में है कि स्पेशल प्रोविजंस related to administration and control of scheduled areas and scheduled ट्राइब। हिंदी में इसको आप लिख लें कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित से, ठीक है, कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। क्या क्या बताए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान। क्लियर है जी, बिठा दें, बिठाएं। अगला छठी अनुसूची क्या है, देखिए छठी अनुसूची है कि इसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द administration of tribal areas, special provisions related to the administration of tribal areas in the states of Assam, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों राज्य, जिसका नाम लिखे भी हम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित जो जनजाति क्षेत्र है उसके प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। कौन कौन सा राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान, ये सब आपको आगे पढ़ाएंगे। मिटा दें इसको। अब देखिए सेवन शेड्यूल क्या है। सेवन शेड्यूल में अभी जो हम आपको बता रहे थे कि 3 सूची है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब केंद्र राज्य संबंध, इसको आप लिख सकते हैं केंद्र राज्य संबंध। अब जैसा चाहे लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप मतलब केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, पहला ये हुआ केंद्र राज्य संबंध। इसको आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, हाँ, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अभी जो बताए कंकरेंट, ये सारा किसमें है, ये सब है 7वीं अनुसूची। समझे, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो 7 शेड्यूल में ये है जी कि केंद्र राज्य संबंध और डिफरेंट सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या क्या सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये सारा चीज किसमें है, 7 शेड्यूल में। अब 8 शेड्यूल में क्या है, 8 शेड्यूल में है, इसमें 22 भारतीय राजभाषाओं की सूची है। इसमें इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू 22
ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब याद रखिए जी, इंडियन लैंग्वेजेस, बात समझे, भारतीय राजभाषा। तो आपको अगर पूछेगा कि इसमें से अगर कौन सा भारत इसमें 8 शेड्यूल में नहीं है और उसमें अगर अंग्रेजी है, तो अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे आपको याद भी नहीं है कि कौन कौन सी भाषा है, तो अंग्रेजी भारतीय भाषा है, तो इसलिए वो तो भारतीय राजभाषा के अंतर्गत आएगा नहीं। तो इसी में केवल इंडियन लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, 22 है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसमें हाल फिलहाल में, मतलब आज से 10, 12, 15 साल पहले कुछ 4 भाषाओं को शामिल किया गया, जैसे मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। ठीक है, तो ये 4 भाषा को किया गया, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में। अभी 8 शेड्यूल समझ गए थी। अब 9 शेड्यूल क्या है? 9 शेड्यूल में क्या है ना कि इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून है जी। क्या चीज है? लैंड रिफॉर्म, हिंदी में कहेंगे हम लोग भूमि सुधार से अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम है। अब क्या है ना कि हमारे यहाँ जमींदारी संस्था, मतलब जमींदारी था जी पहले, तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, तो जमींदारी था, लोगों की जमींदारी ले ली गई, मतलब छीन ली गई। तो छीन ली गई जमींदारी, इधर हमारे संविधान में था राइट टू प्रॉपर्टी, तब लोग के द्वारा नहीं कहा जाएगा कि ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा प्रॉपर्टी कैसे ले रहे हो। तो इसलिए इसको डाला गया। इसके साथ ये जो नया शेड्यूल बनाया गया 9 शेड्यूल, तो उसमें ये प्रोविजन डाल दिया गया कि इस अनुसूची में जो भी विषय होगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, मतलब कोर्ट के इंटरफेरेंस से बाहर होगा वो, मतलब अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बात समझ में आ गई थी? तो 9 शेड्यूल में क्या है? तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, और इस अनुसूची को जो डाला गया है तो उसमें साथ में कैविएट जोड़ा गया है कि इसमें जिस चीज को डाल दिया जाएगा वह अदालत के हस्तक्षेप के परिधि से बाहर हो जाएगा। बात समझ गए जी? अब 10th देखिए क्या है। 10th शेड्यूल है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसमें क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या होता है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम। इसको 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, समझे, मतलब 52वें संशोधन, 52वें संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। ताकि हम लोग किसी पार्टी से जीतते थे, मंत्री नहीं बनाया जाता था, जम करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे, तो इससे हमेशा राजनीतिक अस्थायित्व बना रहता था। किसी को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, उसको कहा गया दल बदल विरोधी अधिनियम या एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है जी? तो एंटी डिफेक्शन लॉ समझ गए। अब 9th 10th हो गया, अब 11th देखिए। अभी आप केवल इतना समझिए कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, पंचायती राज एक्ट लिख लेते हैं, मतलब इसमें इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पंचायती राज एक्ट है, मतलब कैसे हमारे यहाँ किस तरह का पंचायती राज व्यवस्था होगा। बात समझे? इसको 73rd अमेंडमेंट से शामिल में किया गया संविधान में, किसके द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ये सब आगे हम लोग बताएंगे, आपको सारा अमेंडमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, जो रिलीवेंट है लगभग सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो समझे? तो आपको पढ़ाएंगे क्या, बताए कि
आगे फ्यूचर में आपको पढ़ाएंगे सारा अमेंडमेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अभी उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं करना है। ये समझ सीधा सीधा बात है कि आप जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था फंक्शनिंग है ना जी, जो होता है पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होता है, और क्या क्या ऊपर तक जिला परिषद, तो उन सब के बारे में प्रोविजन, कैसे इलेक्शन होगा, क्या होगा, ये सारा चीज में है। अब 12 में जो है वो है अर्बन लोकल बॉडीज के संबंध में जो कानून है वो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित प्रोविजंस। मतलब इसमें स्थानीय नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है या अधिनियम है। कहती है इसमें प्रोविजन रिलेटिंग टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय नगर निकायों से संबंधित प्रावधान। तो आपको हम ये बताए 12 शेड्यूल में क्या क्या है प्रोविजन। ये सब पूछता है कभी कभार, और पूछता है क्या, वो अगर हमको पता रहता तो हम केवल उतना ही बता देते कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पूछेगा। अगर हमको ये पता होता कि 7 शेड्यूल पूछेगा या 8 शेड्यूल पूछेगा या फलाना आर्टिकल पूछेगा तो वही तो बताते, लेकिन वो तो पता नहीं होता, इसलिए हम लोग को पूरा थॉरन पढ़ना होता है। बात समझ में आएगी? तो क्या है, लेकिन आजकल का जनरेशन क्या है कि उसको चाहिए एकदम प्लेट में परोसा हुआ एक लाइन में, उसे कौन परीक्षा पास करेंगे? अब ग्रुप डी भी हो गया बहुत ऊपर, सिपाही का एग्जाम देंगे तो उसमें भी देखते हैं चोरी डकैती सेटिंग क्या कहाँ होता है। बात समझ में आ रही है जी? तो हर चीज में आप टफ आने लगा, इसलिए आप सोचेंगे एकदम से कि 5 लाइन में कोई बेवकूफ टाइप का आदमी कुछ बता दिया, हाँ समझे क्या कहना चाह रहे हैं। ऑनलाइन कोई आदमी है इस तरह, समझ गए ना, कुछ बक दिया और थोड़ा सा उसका तड़क भड़क वाला चीज है, तड़क भड़क मतलब लाल हरा कुछ लिख रहा है और डिजिटल बोर्ड है और थोड़ा सा वो आपके साथ हंसी मजाक किया, नहीं तो वो नहीं होता है उससे, समझ गए ना। हम जब पूरा पढ़ा लेंगे तो आपको बताएंगे कि फलाना एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए से इतना क्वेश्चन आया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो क्या है, तो क्या बोल रहे थे, समझ गए। अब क्या है ना, कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग जानेंगे। ऐसे तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना तो हर पार्ट के बारे में, मतलब हर पार्ट से मतलब जैसे मान लें हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन से पार्ट में आपको बताएंगे आगे। तो इसलिए सारा पार्ट आपको नहीं बताएंगे, जो 1 2 4 पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जानना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए इसके बारे में पढ़ा रहे। इसमें क्या है, इसमें वही है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में प्रावधान, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान। इसमें आर्टिकल है जी 1 to 4, कितना से कितना अनुच्छेद है, 1 से 4 अनुच्छेद है। पार्ट 2 जो है इसमें सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। क्या चाहिए इसमें, नागरिकता से संबंधित प्रावधान पार्ट 2 में। और ये कितना से कितना है, तो 5 आर्टिकल से लेकर 11 आर्टिकल तक है, ठीक। अब पार्ट 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में जो प्रोविजन है इसमें क्या है जी, मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है इसके बारे में प्रोविजन है आर्टिकल 12 से लेकर 35, ठीक। उसके पार्ट 4 इसमें भी बताया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में यही हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंग्रेजी में हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है पार्ट 4 में। इसके लिए आर्टिकल है, ये कितना से कितना के बीच में, आर्टिकल 36 से 51।
ये कितना से कितना के बीच है? अनुच्छेद 36 से 51। ठीक, ठीक है जी। अब देखिए एक और पार्ट आपको बता ही देते हैं, पार्ट 4A। ये है जी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हिंदी में हुआ मौलिक कर्तव्य। समझ गए? इसमें एक ही आर्टिकल है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ये बाद में जोड़ा है, तो एक ही आर्टिकल है। ये पार्ट भी बाद में जोड़ा गया, अभी पढ़ाए होंगे 4A नहीं 4A 9B से बताए ना, तो ये बाद में जोड़ा गया। तो इतना अभी पार्ट आप पढ़िए,